हेलो एवरीवन, मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छी होंगी और आप सभी की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की, तो उसके 8 पार्ट तो हो चुके हैं कंप्लीट और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो जिन्होंने भी पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो क्या करिए, पहले तो पीछे के प्रैक्टिस सेट देख लीजिए सभी के सभी, जो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए 2 लाइनें कि राही तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, राही तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कि कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, कि राही तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो डियर फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की। जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था वह क्या था कि MMR का टीकाकरण शिशु को किस आयु वर्ग में किया जाता है। तो क्या था, क्या ऑप्शन नंबर ए 15 से 18 माह, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 माह, या फिर ऑप्शन नंबर सी 6 से 7 माह, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 माह। तो जिन बहनों ने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया था उन सभी का आंसर था राइट। चलिए करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर के क्वेश्चंस नंबर 1 से शुरुआत। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि यह ऑक्सीजन रोधी तत्व के अच्छे स्रोत होते हैं और ऑक्सीजन रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो किस प्रकार होते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए, यह शरीर में मेटाबॉलिज्म के उत्पाद के रूप में उत्पन्न फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय बनाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी, यह ऑप्शन ए व बी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए सही है। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ये किस प्रकार सहायक होते हैं, ये क्या करते हैं कि इस शरीर में मेटाबॉलिज्म के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित कथन है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव शरीर के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, प्रोबायोटिक खाद्य आत्मा फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए व बी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए सही है। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों कथन ही सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सत्य कथन छांटकर लिखिए। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, भीम कायता रोग जो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन होता है तो उसकी अधिकता से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बोनापन रोग सोमाटोट्रोपिन हार्मोन की कमी से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए व बी दोनों गलत हैं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए व बी दोनों सही हैं। ठीक है, जो भीमकायता रोग होता है ना, तो यह इस हार्मोन की अधिकता से होता है, और जो बोनापन रोग होता है तो वह इस हार्मोन की कमी से होता है। तो इसीलिए हमारे राइट आंसर दोनों के दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, डायरिया से सुरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया से बचाव, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मेनिनजाइटिस से बचाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी, न्यूमोनिया से सुरक्षा।
तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए आप सभी को पता ही है जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है तो वह डायरिया के बचाव में डायरिया से सुरक्षा करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए और क्या है कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है तो उसकी 3 डोज दी जाती हैं। कितनी? 3 डोज दी जाती हैं। ठीक है, 3 डोज। और कब कब दी जाती हैं 3 डोज? देखिए एक तो दी जाती है 6 वीक पर, 6 सप्ताह पर, ठीक है, और एक दी जाती है 10 वीक पर, और एक जो थर्ड है वह दी जाती है 14 वीक पर। ठीक है, तीन डोज दी जाती हैं रोटा वायरस वैक्सीन की। एक तो दी जाती है 6 वीक पर, एक 10 वीक पर, एक 14 वीक पर। और जो इसकी मात्रा कितनी दी जाती है? ये दी जाती है वैसे ऑरल, ठीक है, मुख से इसकी दी जाती है 5 बूंद, 5 बूंद। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट, कौन सी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित योजना है? तो जिसमें सीधे गर्भवती महिलाओं और बच्चों और गर्भवती महिलाओं की माताओं के मोबाइल पर टाइम सेंसिटिव ऑडियो मैसेज आता है बाल स्वास्थ्य के बारे में। तो आप सभी को बताना है वह कौन सी योजना है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 कायाकल्प योजना, या फिर ऑप्शन नंबर बी मातृत्व लाभ योजना, या फिर ऑप्शन नंबर सी माँ व शिशु देखरेख योजना, या ऑप्शन नंबर डी किलकारी योजना। देखिए यह योजना कौन सी है कि जिसमें इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित योजना ही है, जिसमें सीधे गर्भवती महिलाओं और बच्चों और गर्भवती महिलाओं की माताओं व उनके माताओं के मोबाइल पर टाइम सेंसिटिव ऑडियो मैसेज आता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें बाल स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। तो वह योजना है किलकारी योजना। कौन सी? किलकारी योजना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए किशोरी शक्ति योजना, या फिर ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा योजना, या फिर ऑप्शन नंबर सी महिला शक्ति योजना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह कौन सी योजना है जिसमें पढ़ाई छोड़ देने वाली जो 11 से 18 वर्ष की किशोरियां हैं, बालिकाएं हैं, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी थी? यह थी किशोरी शक्ति योजना। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, आप चिंता न कीजिए, मैं जो आपको बताया ही था, जो स्पेशल क्लासेस का जो मैं प्लान कर रही हूँ, ठीक है, उस पर वर्क कर रही हूँ, तो उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं तो उनके वीक में 2 वीडियोस मिल जाया करेंगे, जिससे क्या होगा आपका जो रिवीजन है वह अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक और बात, कल मैंने कौन सा क्वेश्चन था, उसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है माइंड में तो क्वेश्चन होता है ठीक, और वो गलती से बोल मैंने गलत दिया, ठीक है, बोला कभी कुछ और जाता है, कभी कभी ऐसा होता है और माइंड में ठीक होता है। जो मैंने क्या था कि जो बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, ठीक है, तो उसमें वो 12 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई है। गलती से मैंने 22 का 12 बता दिया, अब भी शायद गलत बता दिया। 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पानीपत हरियाणा से। ठीक है, कब? 22 जनवरी 2015। वो गलती से कल मैंने 12 जनवरी बता दिया, ठीक है, तो आप ठीक कर लेना। और एक और क्वेश्चन था, उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। शुरू में तो मुझे ध्यान था कि हाँ ये ठीक कराना है, पर बाद में ध्यान ही नहीं रहा, तो उसके लिए देखो सॉरी। ठीक है, क्या कर लेना कि जो किण्वन की खोज की थी ना क्रिसेक ने, तो वह 1997 में नहीं 1797 में की थी। ठीक है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी, फिर पता नहीं कैसे माइंड से स्लिप हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो आप क्या कर लेना, इन दोनों क्वेश्चंस को ठीक कर लेना। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये है 12 नहीं 22 जनवरी को, ठीक, पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई है 2015 में। और एक किण्वन की खोज जो क्रिसेक ने की थी वह की थी 1797 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। निषेचित डिंब के स्वयं को प्रत्यारोपित करने के बाद एंडोमेट्रियम के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए मायोमेट्रियम,
या फिर ऑप्शन नंबर बी डेसिडुआ, या फिर ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमेट्रियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरीमेट्रियम। देखिए क्या है, देखिए ये है हमारी ओवेरी, ठीक है, यह है हमारी ओवेरी। तो क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ फेलोपियन ट्यूब में यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है जाइगोट का, ठीक है, और तो ये जाइगोट धीरे धीरे जो जाइगोट यहाँ पर बन रहा होता है इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जाता है और जो अंदर की लेयरें यहाँ पर जाकर चिपक जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा होता है ना, यहाँ पर जाकर चिपक जाता है। और जब प्रेगनेंसी कंज्यूम हो जाती है तो उसके बाद एंड्रोमेट्रियम का नाम बदलकर क्या हो जाता है, डेसिडुआ। क्या हो जाता है, डेसिडुआ, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर जाइगोट जो होता है वह फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उसका, और धीरे धीरे कर वह यहाँ एंडोमेट्रियम की लेयर पर जहाँ अंदर जाकर ये चिपक जाता है। और जब प्रेगनेंसी कंज्यूम हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का नाम बदलकर हो जाता है डेसिडुआ। तो हमारे क्वेश्चंस में यही पूछा हुआ है कि निषेचित डिंब के स्वयं को प्रत्यारोपित करने के बाद एंडोमेट्रियम के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है डेसिडुआ को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी होगा, ठीक है। और देखिए जो एंडोमेट्रियम है वह है जो ओवेरी है वह उसकी है अंदर की परत, जो अंदर की परत होती है सबसे अंदर की परत उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और जो मध्य परत होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक। और जो सबसे बाहर की परत होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो हमारे जो राइट आंसर होगा इस समय वह होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। घरेलू हिंसा अधिनियम में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट का कौन सा कर्तव्य नहीं होता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता के बारे में बताना, या फिर ऑप्शन नंबर बी घरेलू हिंसा अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता बताना, या फिर ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को बताना। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा जो मजिस्ट्रेट, पुलिस सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट जो होते हैं तो उनके जो कर्तव्य होता है, देखिए क्या होता है कि जो सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता के बारे में बताना यह भी इनका कर्तव्य है, और संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता बताना यह भी इनका कर्तव्य है, और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को बताना यह भी इनका कर्तव्य है। परंतु जो हमारा ऑप्शन नंबर वी है यह इनका कर्तव्य नहीं है कि घरेलू हिंसा अधिनियम को व्यापक प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इनका जो कर्तव्य इसको प्रचार प्रसार करना नहीं बल्कि इसका नियंत्रण करना है, ओके। तो हमारा जो इस समय राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए जो घरेलू हिंसा अधिनियम है तो वह किस वर्ष का एक्ट है, वो अधिनियम किस वर्ष का है, उसका है 2005 का, ठीक है। और जो लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक। कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को, डेट के साथ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ और एक्ट है इसका 2005 का। और इसमें धाराएं कितनी हैं, इसमें धाराएं हैं 37, ठीक, कितनी 37। और इस अध्याय कितने हैं, अध्याय है इसमें 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तलाक उल विद्दत को कब प्रतिवादित किया गया? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2018 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2019 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2020 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2021 में। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि तलाक उल विद्दत, जिसको ट्रिपल तलाक के नाम से जानते थे, तो उसको प्रतिवादित कब किया गया? देखिए उसको प्रतिवादित किया गया 2019 में, ठीक है। कब? 2019 में। कब? 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को, ठीक है। कब प्रतिवादित किया गया पूर्ण तरीके से? कब? 1 अगस्त 2019 को, ठीक है। देखिए जो मुस्लिम समुदाय होता है तो उसमें तलाक के कितने प्रकार होते हैं? उसमें होते हैं 8, जिसमें से 3 तो हैं वेरी मोस्ट
और बाकी देख लेते हैं। चलो देखिए, एक क्या है, तलाक ए हसन, ठीक है, तलाक ए हसन। इसमें क्या होता है कि जो तलाक की प्रक्रिया जो 3 महीने तक उसका वेट किया जाता है, ठीक है, और अगर सहमति हो जाती है, आपसी सहमति हो जाती है तो फिर ठीक, मतलब सहमति हो जाती है। और अगर दूसरा क्या है, तलाक ए हसन, पहला क्या था ए हसन, यह है दूसरा हसन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग महीनों में तलाक बोला जाता है, ठीक है, फिर तलाक होता है। और तीसरा क्या था, तलाक उल विद्दत, कौन सा था, जिसको ट्रिपल तलाक के नाम से जानते थे। इसमें क्या होता था कि इसमें ना ही 3 महीने का वेट किया जाता था, ना ही अलग अलग महीने में बोला जाता था। इसमें क्या होता था कि एक ही बार में सब खत्म हो जाता था, बोला 3 बार तलाक 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 तो हो गया तलाक। जैसे कहीं भी किसी भी देश विदेश में बैठे हैं, वहाँ से फ़ोन पर भी बोल दिया तलाक 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 कि आज से हमारा तुम्हारा संबंध ख़त्म, तो बस तलाक हो जाता था इतनी बात पर। तो कुछ क्या सभी इस गलत बात तो थी ही, तो इस पर जमकर विरोध किया गया। तब जाकर कई वर्षों का संघर्ष 2019 में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो 1 अगस्त 2019 को इसको पूर्ण तरीके से प्रतिपादित कर दिया गया। तो देखिए, जो और थे हमारे, जो 8 तलाक में से 3 तो मैंने बता ही दी। और क्या था, एक था इला तलाक, ठीक है। इला में क्या होता था कि खुदा की कसम खाकर दिया जाता है तलाक। और एक है 5वां, क्या है, खुला तलाक। इसमें क्या है कि इसमें पत्नी देती है, ठीक है। और एक है मुवर्रत तलाक, इसमें क्या है कि इसमें आपसी सहमति से तलाक दिया जाता है, ठीक है। ना ही पत्नी की अकेली की चलती है, ना ही पति की, इसमें दोनों की आपसी सहमति से तब तलाक दिया जाता है, ठीक है। और एक क्या है, एक है जिहर, इसमें तुलना की जाती है तब तलाक दिया जाता है। एक है लियान, जिसमें क्या है कि ब्याहचारणी का आरोप लगाकर जब तलाक दिया जाता है, ठीक है। तो हो गए हमारे 8 नंबर के। एक हो गया तलाक ए हसन, जिसमें 3 महीने तक का वेट करके तब अगर सब ठीक हो जाता है तो फिर तलाक नहीं होता, मतलब आपसी सहमति हो जाती है इस बीच ही। और तलाक ए हसन पहला था, हसन दूसरा है। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन होता है। तो इसमें क्या था कि अलग अलग महीनों में तलाक बोला जाता था। और एक था तलाक बिद्दत 3rd नंबर का, उसमें क्या है कि एक बार में ही सब खत्म हो जाता था, ट्रिपल तलाक बोलते थे जिसको। और एक था इला तलाक, इसमें खुदा की कसम खाकर दिया जाता था। और एक था खुला, इसमें पत्नी देती है मतलब अभी। और एक है मुवर्रत, इसमें क्या है कि इसमें आपसी सहमति की आवश्यकता होती है। और एक है जिहर, जिसमें तुलना की जाती है। और एक है लियान, ठीक, जिसमें पत्नी पर ब्याहचारणी का आरोप लगाकर तलाक दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, किस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए उतार चढ़ाव का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी जीव द्वैतवाद का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उतार चढ़ाव का सिद्धांत। क्या, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सीमाओं का सिद्धांत। और इसको पेंडुलम का सिद्धांत भी बोला जाता है, और तरंग का सिद्धांत भी। देखिए, कहीं कहीं पर लिखा आ सकता है कि सीमाओं का सिद्धांत किसको जाना जाता है, उतार चढ़ाव के सिद्धांत को। और वहीं पर कहीं लिखा आ सकता है पेंडुलम का सिद्धांत या फिर तरंग का सिद्धांत, ठीक है। और जो उतार चढ़ाव का सिद्धांत है, तो ये दिया किन्होंने है, या दिया है सोरोकिन समाजशास्त्री ने। किन्होंने, सोरोकिन समाजशास्त्री ने, ठीक है। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, मैक्स मूलर समाजशास्त्री किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे है? क्या ऑप्शन नंबर ए पेंडुलम का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी देववाद का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्वैतवाद का सिद्धांत। देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा, जो मैक्स मूलर समाजशास्त्री हैं वह हैं प्रगतिवाद के सिद्धांत से संबंधित। किससे? प्रगतिवाद के सिद्धांत से। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों का वर्णन दिया गया है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के ऋणों का, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के ऋणों का, या फिर ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार के ऋणों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार के ऋणों का। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार के ऋणों का,
ठीक है। जो हिंदू जीवन शैली है इसमें 5 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है। वह कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो है पितृ ऋण, 5 है ना। एक तो है पितृ ऋण और एक है माता ऋण, एक है देव ऋण, एक है गुरु ऋण और एक है लास्ट का अतिथि ऋण। कौन सा? अतिथि ऋण। देखिए 5 ऋण हैं हिंदू जीवन शैली में। एक तो पितृ ऋण, माता ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और अतिथि ऋण। ठीक है, तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 5 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1955 का, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1985 का, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1975 का, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1956 का। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1956 का। जो अनैतिक व्यापार अधिनियम है वह है 1956 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पोक्सो एक्ट में संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो क्या ऑप्शन नंबर है 2019 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2020 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2017 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2018 में। तो जो हमारा राइट आंसर देखिए क्या होगा, जो पोक्सो एक्ट बालकों के संरक्षण से है, तो क्या है कि जो इसका संशोधन हुआ वह हुआ 2019 में। कब हुआ? 2019 में। और यह है किस वर्ष का एक्ट? यह है 2012 का। जो पोक्सो एक्ट है यह है 2012 का। ठीक है, इसमें जो संशोधन हुए हैं तो वह सब पूरा पोक्सो एक्ट में एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें कितने संशोधन हुए, कब कब किस संशोधन में क्या क्या हुआ, ठीक है, तो कितने सजा के प्रावधान किए गए, तो वो मैं आपको एक वीडियो में बनाकर बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि क्या है कि डियर, इसमें मेरी कोशिश रहती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप तक प्रोवाइड करा दिए जाएं। क्योंकि देखिए इस दुनिया में क्या है कि समय की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने समय की इज्जत कर ली फिर समय उसकी इज्जत कराता है। तो इसलिए कभी भी अपने समय को बर्बाद ना किया करिए। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जितने मिनिमम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएं। इसलिए जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए होता है वो मैं कर देती हूँ, और जिसमें नहीं होता ठीक है उसको मैं आंसर बता देती हूँ। तो बस आप अच्छे से पढ़ती रहिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए, निश्चित ही आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गिरते हुए सामाजिक मूल्य इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षक एवं प्रतिवादी व्यक्तिवादी मनोव्याप्तियां अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण हैं। तो यह किस समाजशास्त्री का कथन है? ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर है मैक्स मुलर, या फिर किंग्सले डेविस, या फिर सोरोकिन, या फिर इन सभी ने? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोरोकिन। जो सोरोकिन समाजशास्त्री हैं इन्होंने यह कथन दिया है कि गिरते हुए सामाजिक मूल्य इंद्रियपरक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षक एवं व्यक्तिवादी मनोव्याप्तियां अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1975, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1987, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1986, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1955। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी, ऑप्शन नंबर डी 1955 में। ठीक है, जो अस्पृश्यता अधिनियम वह है 1955 का, और इसमें संशोधन किया गया था वह कब किया गया था, 1976 में। कब? 1976 में। ठीक है, और जो अस्पृश्यता इसका उल्लेख किस में है, यह है आर्टिकल 17 में। किस में? आर्टिकल 17 में। ठीक है, और जो
SC/ST एक्ट है वह किस वर्ष का है? वह है 1989 का। चलिए, जो हमारा इस समय राइट आंसर है कि वह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा ICMR के तहत कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 12, या फिर ऑप्शन नंबर बी 11, या फिर ऑप्शन नंबर सी 13, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16? तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है तो इन्होंने 11 खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की है। कितनों की? 11 की। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट 18, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी वसा युक्त तत्व, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन मिनरल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह है सभी? तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह हैं विटामिन और मिनरल्स, जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही मिनिमम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वह क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है कौन से? विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और जो वृद्ध पोषक तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये क्या कि हमारे शरीर को इनकी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर इस समय क्या आता है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह विटामिन और मिनरल्स, खनिज वगैरह, आयोडीन वगैरह। ठीक है, चलिए 19, RD 2020 के तहत एक मध्यम कार्यशील महिला को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 21-30 किलो कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी 16-60 किलो कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2720 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20-34 कैलोरी? देखिए, जो मध्यम कार्यशील महिला होती है, देखो 3 तरह की महिला होती है। एक तो सामान्य कार्यशील महिला, नॉर्मल लिख लेते हैं इसको। देखिए, एक होती है नॉर्मल कार्यशील महिला, एक होती है मीडियम कार्यशील महिला, और एक होती है हैवी वर्कर महिला। ठीक है, देखो नॉर्मल में कौन आती है? जैसे घर का काम करना, थोड़ा थोड़ा घर का काम रहा और टीवी वगैरह देखने बैठ गई, थोड़ा बहुत काम निपटा कर अपना। ठीक है, वो तो हो गई नॉर्मल कार्यशील महिला। और जो मीडियम कार्यशील, देखिए वह कौन होती है कि जैसे घर का काम भी रहा सारा, और उसके बाद जैसे ऑफिस वगैरह का काम रहा। ठीक है, वह होती है मध्यम कार्यशील महिला। और जो हार्ड वर्कर होती है, तो हार्ड वर्कर कौन होती है? जैसे कहीं कारखानों में या कहीं जाकर पत्थर वगैरह तोड़ना, और जैसे कोई भारी कार्य करना। ठीक है, खेतों वेतों का काम करना और घर का काम भी करना, तो वह हो गई हैवी वर्कर महिला। तो आप कौन सी वर्कर महिला बनोगी? आप बनोगी मीडियम वर्कर महिला। ठीक है, इसको ऑफिस वगैरह बाहर का काम भी और थोड़ा बहुत घर का काम भी। तो चलिए देखो, जो नॉर्मल वुमेन होती है तो RD 2020 में, और एक बात और, जो RD 2020 है ना, तो उसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि 2020 में 2 टेबल आई, 2 बार डाटा आया। ठीक है, तो एक बार शुरू में आया और एक बार आया एंड में। तो क्या है कि जो TGT VGT में जो क्वेश्चंस आया था, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो सेकंड वाला डाटा आया था, तो जो आयोग ने राइट आंसर माना है वह सेकंड वाले डाटा को माना है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे लिए है तो वह हमारे लिए भी जो दूसरा वाला डाटा आया है वह महत्वपूर्ण होगा। तो मैंने उस पर वर्क मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो जो स्पेशल क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी जो पहली वीडियो रहने वाली है वह हमारी पहली क्लास रहने वाली है RD 2020 टेबल की। ठीक है, चलिए, तो हाँ, जो नॉर्मल वुमेन है उनके लिए, नॉर्मल के लिए कितनी आवश्यकता होती है? उनके लिए होती है 1660 किलो कैलोरी। ठीक है, और जो मीडियम होती है उनके लिए होती है 21-30, और जो हैवी वर्कर होती है उनके लिए होती है 2720। कितनी? 2720। तो जो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो मध्यम कार्यशील महिला है तो उनके लिए कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 2130 किलो कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ICDS आंगनबाड़ी सेवा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 1975 को, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2 नवंबर 1975 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2 जुलाई 1975 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1975 को?
देखिए जो ICDS आंगनबाड़ी सेवा योजना है वह हुई 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और जो किसके अंडर आती है यह योजना? यह आती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के। ठीक है, तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय क्या कहलाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए तलबद्ध चयापचय दर, या फिर ऑप्शन नंबर बी आधारीय चयापचय दर, या फिर ऑप्शन नंबर सी शारीरिक एवं मानसिक चयापचय उपचय दर। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा आधार चयापचय दर। इसको बोलते हैं आधार चयापचय दर। जब शरीर क्या आएगी पूर्ण मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु जो आवश्यकता ऊर्जा व्यय होती है ना, तो उसको बोला जाता है आधार चयापचय दर। ठीक है, क्या? आधार चयापचय दर। तो इससे इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन B2 के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2 ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कई एंजाइमों का सह घटक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी इसकी कमी से होंठ फट जाते हैं, या तथा इस रोग को चिलोसिस रोग कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। देखिए जो विटामिन B2 है तो इसके बारे में सभी कथन सत्य ही है। जो विटामिन B2 है, ठीक है, तो जो उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। यह भी बिल्कुल राइट है। और जो विटामिन B2 क्या है कि ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाली कई एंजाइमों का सहघटक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसकी कमी से क्या है कि होंठ फट जाते हैं, और इस रोग को बोला क्या जाता है? चिलोसिस बोला जाता है। ठीक है, और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो चिलोसिस रोग है वह किसके कारण होता है? वह होता है विटामिन B2 की कमी के कारण। ठीक है, तो देखिए जो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। जन्म के समय शिशु का औसत भार लगभग कितना होता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 7 से 8 किलो, या फिर ऑप्शन नंबर बी 6 से 7 किलो, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2.5 से 3 किलो, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4.5 से 6.7 किलो। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 2.5 से 3 किलो, या फिर इसको लिखा आ सकता है 6 से 7 पाउंड। ठीक है, जो जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, एवरेज वेट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 225 या फिर 274 या फिर 279 या फिर 286? तो देखिए डियर हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 279। ठीक है, इसमें जो प्रावधान है यह इसको बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। 2023 में WHO क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम क्या है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए हेल्थ फॉर ऑल, या फिर हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य, या फिर हेल्थ कवरेज एवरीवन, या फिर एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा, जो 2023 की थीम है वह कौन सी? हेल्थ फॉर ऑल है। कौन सी? हेल्थ फॉर ऑल। ओके, और जो 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी हमारी हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। क्या? हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। और 2023 की क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ओके, तो चलिए, और हाँ, जो WHO की स्थापना कब हुई? यह हुई 7 अप्रैल 1948 को। ओके, तो इसीलिए जो स्वास्थ्य दिवस है वह कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए डियर आज का देख लेते हैं हम आपका होमवर्क का क्वेश्चंस क्या है।
हमारा होमवर्क का क्वेश्चंस है, भारतीय बाल कल्याण परिषद काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जिसको ICCW भी बोला जाता है, ने वीरता पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किए? तो आपको बताना है क्या 1955 से, या फिर 1956 से, या फिर 1957 से, या फिर 1958 से। तो आप सभी को जो क्या है कि होमवर्क का कोशिश करा करो, आप सभी के सभी आंसर दिया करो, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो, ओके, लेकिन आंसर ज़रूर दिया करो, क्योंकि जो सही आंसर होता है इसको वो नेक्स्ट क्लास में आप तक पता चल ही जाता है, वो मैं बता ही देती हूँ इस क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप क्या करिए, बिल्कुल ये कोशिश क्या करिए कि ज़रूर देना है आप सभी को आंसर, ओके। और कैसी लगी आपको ये क्लास, या फिर कैसी लगती है आपको, अपना अच्छा बुरा अनुभव कैसा भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि अगर कभी कोई कमी भी हो वो उस पर मैं वर्क कर पाऊँ, उसको सुधार पाऊँ, ठीक है डियर। और इसकी PDF वगैरह जितनी भी है वो हमारे बैच में मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो आप जुड़ सकती हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस आप अच्छे से पढ़ती रहिए, मेहनत करती रहिए, क्योंकि देखो जिस दिन एक लड़की सशक्त होती है ना, कामयाब होती है, तो वो अपनी आने वाली 3 से 4 पीढ़ी सशक्त बनाती है, ठीक है। जो स्त्रियों को लेकर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तब आपको ही करना है, क्योंकि एक स्त्री ही है जो स्त्री को ऊपर ले जा सकती है और नीचे ले जा सकती है। जैसे आपने देखा ही होगा, अभी 3-4 केस आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, है ना, मौर्य जी वाला वो। तो इससे क्या है कि मतलब और भी ज़्यादा, एक तो स्त्रियों की स्थिति है ही नहीं थी अच्छी, और ज़्यादा और बेकार ही होने पर है, तो उसको देखकर और जो उपद्रवी हैं वो पनप रहे हैं, नए से नए केस प्रतिदिन के आ रहे हैं। तो आप ध्यान में रखकर बस कामयाब हो जाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और अगर आप मैरिड हैं तो आप 2-2 परिवार का नाम रोशन करने वाली हैं, ठीक है, एक अपने मायके का और एक अपने ससुराल वालों का। तो अच्छे से पढ़ती रहिए डियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकती हैं, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, कोई भी किसी भी प्रकार की हो, ठीक है। हम कोशिश करते हैं ऑलमोस्ट सभी के आंसर दे पाएँ। तो चलिए डियर, बस अच्छे से पढ़ती रहिए आप। तो चलिए, जय जय श्री राधे, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।